अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने न्यू क्लासिकल एज के रेस्टोरेशन पीरियड को कवर किया और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अगस्टन पीरियड और एज ऑफ जॉनसन को कवर करेंगे, विच इज़ रफली फ्रॉम 1700 टू 1798। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बैकग्राउंड, सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो, लिटरेरी टेंडेंसी और लिटरेचर ऑफ दैट टाइम और इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर्स एंड देयर नोटेबल वर्क्स। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द अगस्टन एज एंड इट कंप्राइजेज ऑफ द अर्ली हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम इसे अगस्टन एज क्यों कहते हैं। एक्चुअली ये नेम रेफ़र करता है रोमन हिस्ट्री से, जहाँ का एक एम्परर था अगस्टस और उसका टाइम पीरियड रोम में गोल्डन एज कंसिडर किया जाता था रोमन कल्चर की, क्योंकि उसके टाइम पीरियड में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, आर्ट बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा था, न्यू जॉनरास इंट्रोड्यूस हो रहे थे और उनके इम्पोर्टेंट पोइट्स वर्जिल, होरेस, ओविड ये सब उसके टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो क्या हुआ कि जो इंग्लिश राइटर्स हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी फील की अपने टाइम पीरियड में और उस अगस्टस के टाइम पीरियड में, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट भी स्टेबल हो रही थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही थी। जो इतने टाइम पीरियड से अनरेस्ट चलता आ रहा था, जो टर्माइल का टाइम पीरियड था इंग्लैंड में, वो अब एंड हो रहा था और यहाँ पर पीस आ रहा था, सिविल वॉर का टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा था और इनका लिटरेचर भी फ्लरिश कर रहा था। तो दैट्स वाई इन लोगों ने ख़ुद को उससे रिलेट किया और इस एज को हम लोग अगस्टन एज कहते हैं। ओके, एडिशनली जो उस टाइम पर इंग्लैंड में किंग था, किंग जॉर्ज, उसने भी ख़ुद को अगस्टस के टाइम पीरियड से रिलेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसके टाइम पीरियड के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही थी, लिटरेचर ग्रो कर रहा था, गवर्नमेंट स्टेबल हो रही थी, इसकी एम्पायर ग्रो कर रही थी, कॉलोनियल एक्सपेंशन हो रहा था और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी थी। ओके, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अगस्टन एज। अब अगर अगस्टन एज का नाम आए तो आपको एक चीज़ तो पता होनी चाहिए, इट वॉज एज ऑफ रीज़न एंड ऑर्डर। ठीक है, ग्रेट लिटरेरी अचीवमेंट्स का टाइम पीरियड था, लिटरेचर में डेवलपमेंट्स हो रही थी और मेन एम्फोसाइज किस पे था, रीज़न पे, लॉजिक पे, रैशनैलिटी पे और मोरालिटी पे। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस एज का है डेवलपमेंट ऑफ कॉफ़ी हाउसेस। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी हाउसेस बनने लग गए। अब वो क्या था, दैट वर द सेंटर ऑफ डिबेट। डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से लोग, राइटर्स, पॉलिटिशियंस, मर्चेंट्स वहाँ पर इकट्ठे होते थे, डिस्कशंस करते थे। अब क्या हुआ कि लोगों का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया। सोसाइटी के अंदर जितने भी करंट सोशल इश्यूज़ थे या अफेयर्स थे उनके बारे में वो लोग बात करते थे, डिस्कशंस करते थे। तो क्या हुआ कि अवेयरनेस पैदा होना शुरू हो गई लोगों के अंदर। ठीक है, तो ये जो अवेयरनेस थी दैट वाज ड्यू टू द कॉफ़ी हाउसेस, उनका भी एक बड़ा रोल था, बिकॉज दे वर social and intellectual centers for debates. So that was also the time period of social development. एजुकेशन स्प्रेड हो रही थी, कॉलोनियल एक्सपेंशन का टाइम पीरियड था, तो दैट वाज द एज ऑफ सेंस एंड रीज़न। अब अगस्टन एज का जैसे ही नाम लिया जाए आपको एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि इट वाज अ टाइम पीरियड ऑफ ग्रेट लिटरेरी अचीवमेंट्स। लिटरेरी डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हुई, न्यू जॉनरास पर काम होना स्टार्ट हुआ। सो मेन एम्फोसिस क्या था लिटरेचर में, रीज़न पर, लॉजिक पर, रैशनैलिटी पर। इमोशंस को कंट्रोल करके लोगों ने मोरालिटी पर और रीज़न पर काम करना स्टार्ट किया। ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट द लिटरेरी टेंडेंसी ऑफ द टाइम, तो किन किन चीज़ों पर मेन फोकस था। आपको लिटरेचर के अंदर जो मेन टेंडेंसी नज़र आएगी विच इज़ रियलिज़म, मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया कि सोसाइटी डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी, लोगों में अवेयरनेस आ गई थी और लोगों ने फजूल के टॉपिक्स को छोड़कर ना लिटरेचर के अंदर रियल टॉपिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था, रियल इश्यूज़ को। वो रियल लाइफ इवेंट्स को डिस्कस करते थे, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को। रिफाइनमेंट ऑफ एक्सप्रेशन मींस री इन्वेंशन ऑफ क्लासिकल मॉडल्स। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि उन्होंने जो क्लासिकल मॉडल्स थे ग्रीक के और रोम के, उनको इमिटेट करना स्टार्ट किया, उन मॉडल्स पे काम किया, उनके स्टाइल को कॉपी किया। ओके, नेक्स्ट मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज सटायर। तो सटायर एक इम्पॉर्टेंट टूल बन गया टू एक्सप्रेस दी आइडियाज़। जितने भी राइटर्स थे, पोइट्स थे, उन्होंने सटायर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, अपने वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज़ किया, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी सोसाइटी की सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो सटायर एक इम्पॉर्टेंट टूल है यहाँ पर। ओके, अब हम अगर बात करें लिटरेचर की, लिटरेचर ऑफ अगस्टन एज,
सबसे पहले अगर हम लोग देखें पोइट्री को, तो अगेन इट कंटेन्स कंटिन्यूएशन ऑफ री इन्वेंशन ऑफ क्लासिकल मॉडल्स. होमर, वर्जाइल, इनके काम की इमिटेशन नज़र आएगी आपको. अब ऊपर जैसे हमने बात की, मेन एम्फसाइज किस पर था, लॉजिक पर, रीज़न पर, रैशनैलिटी पर और मोरालिटी पर. तो ट्रिवियल सब्जेक्ट्स को छोड़ के, जैसे पे लव, सिडक्शन, ऐसे टॉपिक्स को छोड़कर रियलिस्टिक पोइट्री आ गई, ठीक है, जिसमें सोसाइटी के रियल इश्यूज़ को डिपिक्ट किया गया. नेक्स्ट, एम्फसाइज ऑन सेंस, रीज़न एंड लॉजिक. नेक्स्ट अगर हम प्रोज की बात करें, तो जर्नलिस्टिक राइटिंग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, और इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कॉफ़ी हाउसेस ने, क्योंकि वहाँ पर बैठकर लोग जब बात करते थे, डिबेट्स करते थे, तो एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ न्यूज़पेपर रीडिंग का. अब क्या हुआ कि लोग वहाँ पर न्यूज़पेपर रीड्स करते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे, तो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म इंट्रोड्यूस हुई, पीरियोडिकल एसेस. दीज वर एक्चुअली नॉन फिक्शन वर्क्स, और इन्हें रेगुलर इंटरवल्स पे पब्लिश किया जाता था, जैसे मंथली, वीकली और डेली. तो ये क्या थे, दैट दिस वर पब्लिश्ड इन डिफरेंट मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स. तो दिस वर ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड विट. ओके, अब इसके अंदर क्या है, अब देखिए आपको फिर से स्टाइल, ह्यूमर, विट ये सब कुछ नज़र आएगा. एम्फसाइज ऑन रीज़न, लॉजिक, ठीक है. अब इसका पर्पस क्या था, टू इन्फॉर्म रीडर्स एंड प्रोवोक थॉट अमंग रीडर्स. अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन कौन है, रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, डैनियल डिफो एंड सैमुअल जॉनसन. इन लोगों ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पीरियोडिकल एसेस की पब्लिकेशन के अंदर, पर्टिकुलरली रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन ने. रिचर्ड स्टील ने एक इम्पॉर्टेंट पीरियोडिकल स्टार्ट किया, द टाटलर, और उसके बाद द स्पेक्टेटर. द स्पेक्टेटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इट वाज द कोलैबोरेशन ऑफ जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील. इन दोनों ने मिलकर इसे स्टार्ट किया था, एंड इट लास्टेड फ्रॉम 1711 टू 1712. Other important periodicals are the Gentleman's General, the Bee, the Monthly Review, the Rambler, and the Grub Steel Journal. Okay. Now, after discussing poetry and prose, now we are coming towards novel. So this era is marked by beginning of novels. Novel as a proper genre, as a distinct genre, इस टाइम पर डेवलप होना स्टार्ट हुए थे. और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती चलूँ PPSC के लिहाज से भी, दैट 18th सेंचुरी इज़ रेफर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ नॉवल. अब नॉवल की डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, डैनियल डिफो, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग एंड स्मॉलेट. और इन चारों को रिगार्ड किया जाता है एज 4 व्हील्स ऑफ नॉवल, क्योंकि दे आर कंसिडर्ड पायनियर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉवल एज अ लिटरेरी फॉर्म. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डैनियल डिफो. his important novel is Robinson Crusoe. Okay, that was published in 1719, and it is considered one of the earliest examples of novel in English. Next person is Samuel Richardson. Is इनका important novel Pamela or Virtue Rewarded, that was published after Robinson Crusoe in 1740, and it was the best-selling novel in English. Okay, next important name is Henry Fielding. इन सब को हम लोग इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे आगे, बट क्योंकि नावल की बात हो रही है तो इन चारों का इंपॉर्टेंट नाम है, तो मैं इन्हें सेपरेट भी यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ. तो इनका नावल था टॉम जोन्स, विच इज़ आल्सो रिकॉर्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमिक नावल इन इंग्लिश लिटरेचर. एंड नेक्स्ट पर्सन इज स्मॉलेट, ठीक है. एंड हिज इम्पॉर्टेंट नावल्स आर द एडवेंचर्स ऑफ रॉड्रिक रैंडम एंड द एडवेंचर्स ऑफ पेरेग्रिन पिकल. ओके, so these 4 are considered foundational figures in the development of novel. Okay, we have discussed prose, poetry and novel. Now we are going to talk about drama. So अगर हम ड्रामा की बात करें तो ड्रामा में कुछ ख़ास डेवलपमेंट्स इस टाइम पर नहीं हुई थी, और उसकी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737. तो ये एक्ट पास हुआ था 1737 में. तो इंग्लैंड के इस लॉ के अकॉर्डिंग अब आपको कोई भी ड्रामा स्टेज पर परफॉर्म करने से पहले उसे अप्रूव करवाना था वहाँ की गवर्नमेंट से. ओके, तो पब्लिकली किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने से पहले आपको उसको अप्रूव करवाना था, और इसका पर्पस क्या था बेसिकली, एक तो मॉरल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखा जा सके थिएटर्स में, एंड सेकेंडली ताकि कोई भी फ्रीली गवर्नमेंट पर क्रिटिसिज्म ना कर सके, कोई एक प्रोपेगेंडा ना कर सके गवर्नमेंट के खिलाफ. ओके, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर वाज अ डिक्लाइन इन ड्रामा, बट स्टिल देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स. कुछ ड्रामाज इंपॉर्टेंट जो इस टाइम पर लिखे गए, दिस वर द लाइंग लवर, that was by Richard Steele,
The Beggar's Opera by Johann Gay, that was published in 1728. Irene by Samuel Johnson, 1749. And She Stoops to Conquer by Oliver Goldsmith, 1773. Okay, now we are going to talk about literary figures and their notable works. तो सबसे पहले आपको पता है कि ऑगस्टिन पीरियड, दैट इज़ फ्रॉम 1700 टू roughly to 1750. This is also known as Age of Pope because Pope was the main representative of this age. तो सबसे पहले हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं. अलेक्जेंडर पोप, इनका टाइम पीरियड है फ्रॉम 1688 टू 1744. ही इज़ अ पोइट, वो एक पोइट भी थे, सटायरिस्ट थे. अब देखा आपको फिर सटायर नज़र आएगा, तो ये आपको हर पोइट की ही करैक्टरिस्टिक्स में आप उसके राइटिंग स्टाइल में सटायर को मेंशन कर सकते हैं. अगर आपने उनकी रेप ऑफ द लॉक पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा कि कितनी शार्प विट थी उनकी, और उन्होंने सटायर का यूज़ करते हुए किस तरीके से सोशल कमेंट्री की है उसके अंदर. ठीक है, ही इज़ आल्सो नोन एज द मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट. ठीक है, इन्होंने हीरोइक कपलेट को बड़ी पीक पर लेके गए और उनको मास्टर कंसिडर किया जाता था हीरोइक कपलेट में. हीरोइक कपलेट आपको पता है ना क्या होता है? दीज आर द राइमिंग लाइन्स दैट आर रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर. ठीक है, तो इन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने अपनी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को पोर्ट्रे किया. ठीक है, उनके मैनर्स को, उनकी हैबिट्स को क्रिटिसाइज़ किया. किसके थ्रू? डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की, बट सटायर इज़ द मेन टूल. ओके, उन्होंने एलीट क्लास को मोक किया. ये सब कुछ आप लोगों को रेप ऑफ द लॉक में भी नज़र आएगा. इनके राइटिंग ट्रेड्स में आप लोग एक और चीज़ मेंशन कर सकते हैं, मोक एपिक. मोक एपिक आपको पता है कि क्या होता है? मोक मीन्स टू लाफ एट समवन, किसी का मजाक उड़ाना, और एपिक मीन्स एपिक के राइटिंग स्टाइल का मजाक उड़ाना, टू मेक फन ऑफ इट. ओके, अब इन्होंने जो एपिक्स लिखी उसमें उनका बेसिकली क्या स्टाइल था? दीज वर द फॉर्मल डिक्शन. जैसे कि आपको पता है कि एपिक पैराडाइज लॉस्ट में जो मिल्टन ने स्टाइल यूज़ किया, एपिक का डिक्शन यूज़ की, तो उसी तरह इन्होंने उस चीज़ को मेंटेन रखा. फॉर्मल डिक्शन थी, सिमिलीज यूज़ की, लॉफ्टी टोन थी. ठीक है, मीन्स जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स थी क्लासिकल एपिक्स की, इन्होंने उन सबको कॉपी किया, लेकिन इन्होंने उसका सब्जेक्ट चेंज कर दिया. ठीक है, हाई स्टाइल रखा, बट जो सब्जेक्ट मैटर है दैट वाज वेरी ट्रिवियल. इन्होंने बहुत ऑर्डिनरी टॉपिक्स को डिस्कस किया. ठीक है, दैट वाज टू जस्ट क्रिएट अ ह्यूमरस इफेक्ट. ओके, सो सटायर इज़ अनदर की एलिमेंट इन हिज राइटिंग्स. इस पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ. तो हिज मास्टर वर्क इज़ अगेन द रेप ऑफ लॉक 1712. वो उस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की कंप्लीट पिक्चर है. कहते हैं ना कि अगर आपको किसी टाइम पीरियड के बारे में, किसी सोसाइटी के बारे में जानना है तो आपको उसका लिटरेचर पढ़ना चाहिए. ठीक है, तो क्या है रेप ऑफ द लॉक के अंदर? उस सोसाइटी की करप्शन दिखाई गई है, एलीट क्लास की सोशल हैबिट्स को डिस्कस किया है, उनकी लाइफ की जो ट्रिवियल सब्जेक्ट्स थे, टॉपिक्स थे, उनको डिस्कस किया है. इट सटायर द वैनिटी एंड ट्रिवियलिटीज़ ऑफ सोसाइटी. Its wit and humor make it one of the most important works of the 18th century. Next, The Dunshed, 1728. It's also a poem and mock heroic. Next, An Essay on Man, 1734. इसके नाम पर ना जाइएगा. This is also a poem. Okay, next person is Jonathan Swift. अगर आपको गुलिवर्स ट्रैवल आपने पढ़ी है और आपको याद है तो फिर तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी जोनाथन स्विफ्ट का टेम्परामेंट समझने में, इनका राइटिंग स्टाइल समझने में. He is Anglo-Irish satirist, essayist, and political pamphleteer. He is known for his sharp wit and criticism of contemporary society. His writing style was characterized by his sharp satire, again satire आ गया, clarity and irony. So he was using parody and mockery to ridicule societal norms and beliefs. Okay, so his works contain the realistic depiction of society. और उन्होंने जितनी भी एब्सर्डिटीज़ और वैनिटीज़ प्रेजेंट थी सोसाइटी में उनको हाईलाइट किया. ओके, तो उनकी राइटिंग का जो मेन पर्पस था दैट वाज टू एड्रेस अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स अबाउट ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी. ओके, इनके प्रोमिनेंट वर्क्स हैं गुलिवर्स ट्रैवल 1726, अ मॉडेस्ट प्रपोजल. इट वाज अ सैटिरिकल एसे. A Tale of a Tub, that was composed between 1694 to 97, and it was published in 1704. Next है Death of Dr. Swift, that was in 1731, and The Battle of Books 1704. It is also a short satire. Okay, next person is Joseph Addison.
1672 to 1719। तो जोसेफ एडिसन का पहले मैंने नाम लिया है, उनको मेंशन किया है, अगर आपको याद हो तो। इन्हें हमने डिस्कस किया है पीरियोडिकल एसेस में कि इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया पीरियोडिकल एसेस की डेवलपमेंट के अंदर। तो ही वॉज इंग्लिश एसेस्ट, poet, playwright, politician, and he is also known for his contribution to the Spectator. Okay, और 1711 में ये स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट इज केटो, इट्स अ ट्रेजिडी and it was written in 1712, but first time it was performed in theater in 1713. Okay, next is the drummer, it's also a comic play। तो बीपीएससी के लिए आपको इनके ये सेकंड नेम्स भी याद रखने हैं। तो द ड्रमर इज़ आल्सो नोन एज द हॉन्टेड हाउस। नेक्स्ट पर्सन इज रिचर्ड स्टील, 1672 to 1729। ही वॉज द को फाउंडर ऑफ द मैगजीन द स्पेक्टेटर अलोंगसाइड हिज फ्रेंड जोसेफ एडिसन। इन्होंने कुछ टाइम तक आर्मी में भी सर्व किया एंड देन ही लेफ्ट द आर्मी इन 1705। Okay, his notable works are The Christian Hero, 1701. It was his first published work and it attempted to point out the differences between perceived and actual masculinity. इन्हें अपने कुछ वर्क्स की वजह से क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था, क्योंकि अपने वर्क्स में ये मोरालिटी की बात करते थे, मोरल स्टैंडर्ड्स की बात करते थे। तो कहा जाता था कि इनकी अपनी लाइफ के अंदर वो चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं है जिन चीज़ों को ये डिस्क्राइब करते हैं अपने वर्क्स के अंदर या प्रीच करते हैं। द फ्यूनरल, 1701, इट इज़ ऑल्सो कॉमेडी। द लाइंग लवर और द लेडीज़ फ्रेंडशिप इज़ ऑल्सो अ कॉमिक प्ले इन 1703। नेक्स्ट इज़ द टेंडर हस्बैंड एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अकॉम्प्लिश्ड फूल्स। Next is Johann K. His time period is from 1685 to 1732. He is a poet, dramatist, and he is best known for his satirical and pastoral works. इनके कुछ राइटिंग्स जो हैं, कुछ वर्क्स वो नेचर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और उनका टॉपिक, उनकी मेन थीम्स भी नेचर से रिलेटेड है। ओके, हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स आर द बेगर्स ओपेरा, 1728। नेक्स्ट इज ट्रिविया और द आर्ट ऑफ Walking the Streets of London, 1716. The Fables, 1727. The Rural Sports, it's a poem, 1713. The Shepherd's Week, 1714. आई नो कि मैं समटाइम्स काफ़ी इन डिटेल लेक्चर बना देती हूँ और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, इतनी में भी आपको रिक्वायर्ड भी नहीं होती, बट इसका पर्पज़ ये होता है क्योंकि डिफरेंट लोग जो हैं वो वीडियो डिफरेंट रीजंस की वजह से देखते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। किसी को जनरल ओवरव्यू चाहिए होता है, किसी को किसी पर्टिकुलर राइटर पे इन्फो चाहिए होती है, या किसी को लिटरेरी ट्रेंड्स समझना होते हैं। तो सबकी रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स डिफरेंट होती हैं। तो आप अपनी नीड के मुताबिक नॉलेज गेन कर सकते हैं, या फिर सिर्फ उतना याद रखें, उतना समझें जितनी आपके सिलेबस और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सारी बुक्स के नेम को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है। नेक्स्ट इज़ डैनियल डिफो, 1662 1731। ही इज़ राइटर, जर्नलिस्ट एंड ही इज़ कंसिडर्ड पायनियर इन डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश नावल, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने इनका पहले भी जिक्र किया है नावल्स की डेवलपमेंट के अंदर। सो हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर रॉबिन्सन क्रूसो, एक तो मैं आपको ऊपर ही बता चुकी थी। नेक्स्ट इज मोल फ्लांडर्स, 1722, अगेन इट्स अ नावल। एंड अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर, 1722, द रिव्यू, 1704, एंड द शॉर्टेस्ट वे विद द डिसेंटर्स, 1702। Next is Samuel Richardson, 1689 to 1761. He was a writer and a printer, and he is also known for his epistolary novels, which had a significant impact on development of the novel as a genre. His important works are Pamela or Virtue Rewarded, 1740, and Clarissa or The History of a Young Lady, 1748. Next person is Henry Fielding. Again, he is among the four Veer of English novel. He is the novelist, dramatist. He is known for his rich narrative and satirical approach. His works often focused on social issues and moral themes. His important works are Joseph Andrews, 1742. It was comic epic poem in prose. Okay, Tom Jones or The History of Tom Jones, a Foundling,
The Modern Husband, 1732, it's a play. The Life and Death of a Late Jonathan Wild the Great, 1743. The Universal Gallant, 1735. Its second name is The Different Husbands and it's a comedy. अब मूव ऑन करने से पहले मुझे आपको एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बताना है, अर्ली 18th सेंचुरी के बारे में. इस टाइम पर एक लिटरेरी ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ एंड दैट वाज कॉल्ड स्क्रिबलरस क्लब. पर्टिकुलरली ये PPSC वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. इट वॉज फॉर्म्ड अराउंड 1714. द टर्म स्क्रिबलरस इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एंड इट्स मीन अ राइटर. अगस्टन एज के इम्पोर्टेंट राइटर्स इस ग्रुप में शामिल हैं, जैसे कि जोनाथन स्विफ्ट, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द ग्रुप. अदर मेंबर्स आर अलेक्जेंडर पोप, जॉन आर्बथनट, जॉन गे, थॉमस पार्नर एंड रॉबर्ट हार्ले. Its main purpose was to satirize the learning and pretensions of the literary and political world. ये लोग दूसरे राइटर्स, उस टाइम के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, राइटर्स थे, पोइट्स थे, उनको भी क्रिटिसाइज़ करते थे और जो पॉलिटिकल वर्ड की हिपोक्रेसी है उसको भी क्रिटिसाइज़ करते थे. ये कहते थे कि आप लोग लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा शोइनेस ले आए हैं, लॉफ्टीनेस ले आए हैं, ठीक है, आपने जो डिक्शन है उसको बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल कर दिया है. तो इस चीज़ को ये लोग बड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे. तो इसके मेंबर्स ने काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेटिव वर्क्स प्रोड्यूस किए और इनका जो मेन टूल था क्रिटिसाइज़ करने का और टू मॉक द फॉलीज एंड वाइसेस ऑफ देयर टाइम वाज द सटायर. अब अगर हम लोग इस क्लब के मोस्ट नोटेबल कोलैबोरेटिव वर्क की बात करें तो दैट वाज मेमोir ऑफ मार्टिनस स्क्रिबलरस. It is a satirical narrative and it ridiculed the pedantry and pretentiousness of contemporary scholarship. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मैं मेंशन करना चाह रही हूँ, मार्टिनस स्क्रिबलरस. ये एक फिक्शनल मैन था जो इन लोगों ने क्रिएट किया टू कन्वे देयर आइडियाज़, ठीक है. तो ये पर्सन मार्टिनस इस ग्रुप का माउथ पीस था टू क्रिटिसाइज द सोसाइटी. आई होप इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए काफ़ी है इस ग्रुप को जानने के लिए. अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ, जॉन आर्बटनट, 1667 to 1735. ही वॉज अ फिजिशियन and a satirist and polymath. He was a close friend of Jonathan Swift and Alexander Pope, and again he was a member of Scriblerus Club. His important work is The History of John Bull. Next, his contributions to memoir of Martinus Scriblerus. ये एक कोलैबोरेटिव वर्क है ना, तो इसे आप इन सब की राइटिंग्स में, लिटरेरी वर्क्स में मेंशन कर सकते हो इंडिविजुअली भी, ठीक है. ओके, द अदर वर्क इज़ द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइंग, 1712. इट वाज एन essay. नेक्स्ट पर्सन इज थॉमस पार्नर, 1679 to 1718. He was a poet and clergyman. His important works are A Night Piece on Death, 1722, and The Hermit, 1722. Edward Young, he is a poet, dramatist, and he is best known for his reflective and philosophical poetry. His notable works are Night Thoughts, it was written in blank verse, and The Revenge, a Tragedy, 1721. Next person is James Thomson, 1700 to 1749. He is a poet and a playwright. इन्होंने भी पेस्टोरल राइटिंग्स की. इनके प्रोमिनेंट वर्क्स हैं द सीजन्स, इट इज़ अ लॉन्ग ब्लैंक वर्क्स पोएम. पहले इन्होंने इंडिविजुअली इसके पार्ट्स को पब्लिश करवाया और फिर इन्होंने उन्हें कंपाइल करके एक वर्क प्रोड्यूस किया, द सीजन्स. सो द विंटर वाज पब्लिश्ड इन 1726, समर इन 1727, स्प्रिंग 1728, एंड द complete poem including the autumn was published in 1730. Rule Britannia, 1740, and The Castle of Indolence, 1748. Next is Lady Mary, 1689 to 1762. She is an aristocrat and a writer, and she is best known for her letters. Okay, her letters provide us valuable insight into the culture and society of her time. So her notable work is Turkish Embassy Letters. ये इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था इन 1763. नेक्स्ट पर्सन इज कोली सिबर, 1671 to 1757. ही वॉज अ प्ले राइट एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज अ पोइट लॉरिएट इन 1730. उन्होंने थिएटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा
services the, and his prominent works are The Careless Husband, it's a comic play, An Apology for the Life of Colley Cibber. This work is his autobiography and it reflects his life as an actor, as a playwright and poet. Next is The Lady Last Stake 1707 and The Fool in Fashion 1696. It's also a comedy and it explored the themes of fashion, wit and social manners. Next person is Oliver Goldsmith 1728 to 74. His important works are The Citizen of the World 1759. It is basically a collection of letters. The Vicar of Wakefield 1766. It is a novel and it is also subtitled as A Tale Supposed to be Written by Himself. Okay, keep that in mind. The Traveller 1764. The Deserted Village 1770. This work basically condemns rural depopulation. ड्यू टू मटेरियलिज्म काफ़ी लोग जो है वो कंट्री साइड से टाउन में शिफ्ट हो रहे थे, तो जो रूरल डीपॉपुलेशन थी ड्यू टू द परसूट ऑफ एक्सेसिव वेल्थ एंड मोरल करप्शन फाउंड इन टाउन्स, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया. तो यहाँ तक हमने बेसिकली अर्ली हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी को डिस्कस किया और अब हम लोग ब्रीफली बात करेंगे लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी अप टू 1798. ठीक है, क्योंकि उसके बाद रोमांटिक एज स्टार्ट हो जाती है, तो हम लोग अब इसको ब्रीफली देख लेते हैं. लेकिन दिस टाइम पीरियड विच इज़ रिगार्डेड एज एज ऑफ जॉनसन, इट इज़ आल्सो नोन एज द एज ऑफ ट्रांजिशन. ओके, क्योंकि अब जो वर्ड है वो न्यू क्लासिकल से रोमांटिक एज की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है. तो अब इसमें आपको ब्लेंड नज़र आएगा, कुछ रोमांटिक वर्क्स नज़र आएंगे जिनमें नेचर मेन थीम है और कुछ न्यू क्लासिकल थीम पे नज़र आएंगे. ठीक है, तो इट वाज अ टाइम ऑफ ट्रांजिशन. तो इस एज को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक फ्रेज़ है, रोमांटिक स्पिरिट क्रैक्स इन द वॉल ऑफ क्लासिसिज्म. तो अब क्या हुआ, पोइट्री में एक शिफ्ट आ रहा है. पहले क्या थी, पोइट्री ऑफ रीजंस थी, पोइट्री ऑफ सेंस थी, सेंस पे एम्फोसाइज था, लॉजिक पे एम्फोसाइज था, और अब है पोइट्री ऑफ इमोशंस. तो आप शिफ्ट ले रहे हैं फ्रॉम सेंस टू इमोशन. सो फर्स्ट पर्सन इज सैमुअल जॉनसन 1709 to 1784. He was a son of a bookseller. So Johnson is often also referred as Dr. Johnson. He is a poet, essayist, moralist, क्योंकि इनके काफ़ी वर्क्स हैं जिनका डायडेक्टिक पर्पस है, दैट आर सपोज टू टीच अदर्स. ठीक है, तो दैट्स वाई ही इज़ ऑल्सो नोन एज मॉरलिस्ट. लिटरेरी क्रिटिक है एंड लेक्सिकोग्राफर है, क्योंकि इन्होंने ही रोट अ डिक्शनरी इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट वाज रिटन इन 1755. सो दैट आल्सो मेड हिम पॉपुलर और it's his contribution to the lexicography. His other works are Rasselas 1759. It is also a didactic tale. Other work is Lives of the Most Eminent English Poets 1781. As I told you that he is a literary critic, तो इन्होंने इसमें इंग्लिश पोइट्स को क्रिटिसाइज़ किया, उनके बारे में क्रिटिकल रिमार्क्स दिए. London 1738. It's a poem. The Vanity of Human Wishes 1749. Again it's a poem. Irene, it's a tragedy 1749. So Smollett called him the greatest gem of literature. Do you know who is Smollett? We already talked about him. He was one of the four wheels of the novel that we discussed in the first part of the video. Next person is James Boswell 1740 to 1795. He was a Scottish biographer and diarist. He is best known for his biography, The Life of Samuel Johnson, 1791. It is an important MCQ for PPSC. The Life of Samuel Johnson. Who wrote it? James Boswell. Journal 1950. It was published after his death. Next is Edmund Burke 1729 to 1797. He was a philosopher and a writer. His notable works are A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful 1757, The Reflections on the Revolution in France 1790, and Vindication of Natural Society 1756. Next person is Gibbon from 1737 to 1794. He was also an essayist, historian and a politician. He is best known for his History of the Decline and Fall of the Roman Empire, and he published it in 6 volumes between 1776 to
1789, and other work is A History of Switzerland 1770. नेक्स्ट पर्सन इज़ विलियम कूपर. अब मैंने आपको बताया था कि दैट इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम क्लासिकल टाइम टू रोमांटिक एरा. So he is considered as the forerunner of the Romantics. So he is best known for his contributions to English poetry and hymns. ये एक रेवोल्यूशन लाना चाहते थे पोइट्री में. लोगों का जो ध्यान है वो नेचर की तरफ करना चाहते थे, ठीक है. जितना कि वो मटीरियलिस्टिक हो गए थे, ये चाहते थे कि लोगों में एक शिफ्ट आए और वो नेचर की तरफ दोबारा से रिवर्स हो जाए. तो उनकी एक फेमस लाइन है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन. So his notable works are The Task 1785, it is his longest poem, The Progress of Error, Truth and Table Talk. Next is Thomas Gray. He is also a poet, classical scholar, and he remained professor at Cambridge University. Again, in his poetry you can see a shift from sense to emotion. His notable works are Elegy written in the country churchyard 1751, ये आप सबने पढ़ी होगी. Other works are Ode on a Distant Prospect of Eton College 1747, The Hymn to Adversity and The Fatal Sisters. Next is Mary Wollstonecraft. She is also writer, philosopher, advocate of women's rights, and he is known for her pioneering works on women's education and equality. Now, she is a female and she talked about women's rights, and she is the pioneer to talk about women's equality. Her notable works are A Vindication of the Rights of Women 1792, Mary, a Fiction 1788, Letters Written in Sweden, Norway and Denmark 1796. Okay, next person is William Collins. He is basically famous for his odes, and among all of them, Ode to Evening is most important, and other prominent are Ode to Popular Superstitions of Highland, to Simplicity, to Fear, to Passion. Our last scholar is George Crabbe. He is noted for his realistic narrative poetry, and it depicted the rural life and struggles of ordinary people. His notable works are The Village 1783, The Borough 1810, The Tales 1812. इनको हम लोग मे बी इन डिटेल रोमांटिक एज में भी डिस्कस करें, क्योंकि इनके जो मेन लिटरेरी वर्क्स हैं या जिनका ज़्यादातर काम है वो उसी टाइम पीरियड में फॉल करता है. ओके, so he is the romantic poet, you can say. Okay, that was all for today. If you have any ambiguity or any question, you can ask me in comments. Allah Hafiz.